Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. So as you all know that हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि कम्युनिकेशन स्किल थी वो कंप्लीट हो चुकी है. कम्युनिकेशन स्किल में हमने सीखा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, communication style, different types of communication. We have also discussed about the parts of speech, sentences, active voice, passive voice. आई होप ये सभी सेशन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. फिर भी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सेकेंड यूनिट जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अपने आप को मैनेज करके रखना. जैसे सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस. सेल्फ मैनेजमेंट जिसे कि सेल्फ कंट्रोल भी कहा जाता है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी योग्यता होती है जिससे कोई भी पर्सन अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशन के अंदर कंट्रोल करके रख सकता है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके इमोशंस वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं. ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके रखते हैं. तो जिसके बस में अपना सब कुछ है, जो अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कहते हैं. इसका मतलब उस पर्सन के अंदर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलराइजेशन या कि कह लो आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल उसकी बहुत अच्छी है. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स. अगर कोई सेल्फ मैनेजमेंट किसी का अच्छा है, सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, तो वो अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, अपने लाइफ के गोल्स हैं जो उसके वो सेट कर सकता है. People with strong self-management skill are better in doing certain things better than others. जिनका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है वो दूसरों की अपेक्षा कुछ भी काम है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं. Therefore, employers too strongly prefer people with good self-management skills. इसलिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं अगर उन्हें एम्प्लॉय रखने हैं जॉब के लिए तो भी वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी हो. उसके बाद आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट. बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिन एंड टाइम लाइन, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म एक्सेट्रा. मान लो अगर आप कहीं पे काम करते हो या फिर इन जनरल अपने लाइफ में लगा लो, कहीं पे भी अलग अलग सिचुएशन में अगर आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, अपने आप को अलग अलग स्किल के ज़रिए अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हो अलग अलग स्किल्स में, जैसे कि डिसिप्लिन है, टाइम लाइन है, गोल सेटिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, टीम वर्क है या फिर प्रोफेशनलिज्म है. अगर आप व्यवसाय में हो, किसी में जॉब करते हो, अगर आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. Once you develop your personality and abilities in these areas, you will be able to succeed in personal as well as professional life. अगर आप पर्सनैलिटी में या इन एबिलिटीज़ में अपने आप को डेवलप कर सकते हो, इन एरियाज़ में अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेते हो, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर लेते हो, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही आप सफलता हासिल कर सकते हो. जैसे अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है तो आप क्या कर सकते हो? अगर कोई पर्सन सेल्फ कंट्रोल है, वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाता है, तो वो हर एक टाइम अपने अकॉर्डिंग करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग करेगा. अपना सब जो भी काम उसे करने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, वो उनकी पहले से प्लानिंग कर लेगा और फिर अपनी प्लानिंग के थ्रू, अपने टाइम लाइन के थ्रू, टाइम मैनेजमेंट के जरिए उन कामों को टाइम पे पूरा करेगा. तो वो एक ऐसे पर्सन के बजाय जो कुछ भी काम टाइम पे नहीं करता है, उसकी अपेक्षा जो पर्सन है सब कुछ टाइम पे करता है, वो अपने सारे कामों को भी मैनेज कर पाएगा, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को टाइम पे पूरा कर पाएगा और अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो पाएगा. इसलिए किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो जॉब में हो या स्टूडेंट लाइफ में हो या इन जनरल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ज़रूर होनी चाहिए. उसके बाद आता है कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सको. सबसे पहली जो स्किल है जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. आप किस तरह के पर्सन हो, कैसे आपके इमोशंस हैं,
किन बातों पे आप इमोशनल होते हो, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, क्या आपकी लाइफ में करना चाहते हो, आपको सभी चीज़ों के बारे में, अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, गैदर इंसाइट ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज। मतलब अपने आप के बारे में आप ऑनेस्ट फीडबैक आपको लेना चाहिए। आपकी जो पर्सनैलिटी है, वर्क है, उसके बारे में आपको खुद से पता होना चाहिए। आपकी जो डेली इंटरेक्शंस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में आप अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आप गुस्सा हो जाते हो, किस सिचुएशन में आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो, कौन सी एक्टिविटीज़ में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी काम आप करो, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो वो कुछ भी अच्छे से कर पाएगा। तो कोई भी टास्क अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। टेकिंग ओनरशिप इज़ द स्टेप टुवर्ड सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी काम की, एक्टिविटी की, टास्क की ओनरशिप ले लेते हो तो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ये आपका पहला कदम होगा, आपका स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन असाइंड ए टास्क बाय ए टीचर, इंश्योर यू टेक कंप्लीट ओनरशिप। एग्जाम्पल के लिए आपका टीचर आपको कोई काम असाइन करता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस काम को कंप्लीट करने की ओनरशिप लेनी चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मेरे टीचर ने ये काम बोला है तो मुझे ये कंप्लीट करना है। इवन इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, यू मस्ट रिपोर्ट इट एंड देन करेक्ट इट। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप उस काम को टाइम पे पूरा ना कर पाओ, तो भी आपको अपने टीचर को उसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए और उसे करेक्ट करना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि हाँ मैम, मैं ऐसे काम कर लूँगा, टाइम पे पूरा कर लूँगा। अगर नहीं कर पाते हैं किसी रीज़न से, कोई भी पर्सनल रीज़न हो सकता है, तो वो रिपोर्ट कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। रियलिटी वो कभी नहीं बताते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं किया, उनका मन नहीं कर रहा था या कोई और रीज़न था, वो एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। तो वो चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको अपने काम की, अब जो भी काम आपको असाइन किया जाता है, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसके बाद अगर आप काम पूरा नहीं कर पाते उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दो, उनको प्राथमिकता दो आप। रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क। जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उन्हें अपने लिस्ट से रिमूव कर दो आप। मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट डेलीगेंटली। सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ, आपको कौन सा काम किस समय पे करना है, और जब आप टाइम टेबल बना लेते हो उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो। उसके बाद नेक्स्ट स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है अडेप्टेबिलिटी। स्टे करंट विद बेस्ट प्रैक्टिस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। आपको करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको नॉलेज लेते रहना चाहिए कि अभी करंटली क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, क्या इन्वेंट हो रहा है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली। जो भी नए नए चेंजेस होते रहते हैं आपको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डालना चाहिए, और जो भी ट्रांजिशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उन्हें आपको अडेप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। ये तो था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम शुरू करते हैं सेशन नंबर फर्स्ट। सेशन नंबर फर्स्ट है हमारा सेकेंड यूनिट के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी पर्सन है, चाहे वो जनरल लाइफ में है या फिर स्टूडेंट लाइफ में है, स्ट्रेस सभी को होता है। किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग होता है। किसी के जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं स्टूडेंट्स को, तब उन्हें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। किसी को अगर इंटरव्यू देने जाना है तो उन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि वो सक्सेस कर पाएंगे या नहीं, अच्छा जाएगा या नहीं। तो सभी को किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस हमेशा रहता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, हमें उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्ज़ाम? क्या कभी भी आपको इस बात की चिंता हुई है, आपने फील किया है कि आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओगे?
Do you feel pressurized when people around you bring up certain topics for discussion, issue that you are not comfortable with? क्या आपने कभी भी प्रेशर फील किया है जब लोग आपके सामने ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, जो टॉपिक्स आपको पसंद नहीं है? डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ? क्या आपको कभी भी इस बात का भय होता है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे, आप सफलता हासिल नहीं कर पाओगे? इफ़ यस देन यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस। अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है, इसका मतलब आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। Stress motivates you to achieve more, but when you are under stress for a prolonged period of time, it can cause health problems and mental troubles as well. Stress क्या होता है, कई बार इन पॉजिटिव वे भी होता है। अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है एग्जाम्स के लिए, वो ज़्यादा पढ़ता है, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ता है, तो वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाता है। अगर स्ट्रेस को आप इन पॉजिटिव वे में लो, अगर अपने आप को मोटिवेट करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप स्ट्रेस के अंदर ही रहते हो तो उससे क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आता है व्हाट इज स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव डिमांड्स और थ्रेट्स। स्ट्रेस को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे इमोशनल स्ट्रेस हो जाना, कोई बंदे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो जाना, फिजिकल स्ट्रेस हो जाना, या फिर सोशल रिएक्शन आना, जो कि जिससे हमें थ्रेट्स भी होता है या कुछ और डिमांड्स रहती है जिनकी वजह से चिंताएं हो जाती हैं, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। इन डिमांड्स को या फिर इन थ्रेट्स को स्ट्रेसर्स कहा जाता है। स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स ही वो कारण होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्ट्रेस होता क्या है, कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। यू आर टू क्लोज टू एग्ज़ाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। मान लो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है आप प्रिपेयर हो ही नहीं एग्ज़ाम के लिए, तो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। यू आर एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। अगर मान लो आपकी फैमिली में है कोई आपके बहुत क्लोज था, आप उसे खो देते हो, तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। यू आर वरीड अबाउट वट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल और कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप चिंता करना शुरू कर देते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप अच्छे से ड्रेसअप नहीं होगे या फिर कॉन्फिडेंटली आप बात नहीं कर पाओगे तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। कई बार जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, जैसे इन ए डे एक नॉर्मल पर्सन को 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर एक पर्सन अच्छे से नींद नहीं ले पाता तो भी स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है उसको। अब ये तो था कि स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस क्या होता है। अब अगर मान लो आप स्ट्रेस के अंदर हो, आपको स्ट्रेस है, तो आप उसे मैनेज कैसे करोगे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज़ ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। किसी के लिए ये न्यू थिंग नहीं है, स्ट्रेस हर एक इंसान की लाइफ का एक हिस्सा है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे स्ट्रेस हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो जाता है, हेल्पफुल रहता है। ए फायर अलार्म इज़ इंटेंडेड टू कोज स्ट्रेस दैट अलर्ट यू टू अवॉइड डेंजर। मान लो एक फायर अलार्म है, उसकी वजह से क्या स्ट्रेस होगा, लेकिन मान लो वो आपको अलर्ट कर देता है, आपको डेंजर से बचा लेता है फायर अलार्म, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रेस तो एक अच्छा स्ट्रेस हुआ। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय ए डेडलाइन टू फिनिश ए पेपर कैन मोटिवेट यू टू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। मान लो आपको ये स्ट्रेस है कि आपकी डेडलाइन, मान लो आपको काम करने के लिए 2 दिन का टाइम मिला है, ठीक है, आपको ये पता है कि 2 दिन में मुझे ये किसी भी तरह काम ख़त्म करना है, तो भी आपको स्ट्रेस होता है, तो आप क्या करोगे, उस काम को पूरा करने के लिए आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो क्या करेगा, उस टाइम पे स्ट्रेस आपको मोटिवेट करेगा अपना असाइनमेंट फिनिश करने के लिए। बट व्हेन एक्सपीरियंस इन एक्सेस और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको स्ट्रेस रहता है तो इसके अपोजिट इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बुरा असर डालना शुरू हो जाता है स्ट्रेस। इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन वेल एट होम, इन स्कूल एंड विद इन आवर रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है,
हमारी जो एबिलिटी है घर पे, स्कूल में या हमारे रिलेशनशिप में, उनमें सभी में हम नेगेटिव हो जाते हैं। जो क्या होता है, हमारे रिएक्शन है वो हमें ही नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर ज़्यादा समय तक स्ट्रेस रहता है हमारे अंदर तो क्या होगा, हमारी चीज़ में नेगेटिव थिंकिंग आती जाती है। ये हमारी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सोशल रिलेशंस को ख़राब कर देता है, नुकसानदेह हो सकता है। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो क्या करना है, आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के साथ ही अपने काम को इफेक्टिवली आपको पूरा करना है। द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन एंड फन। अल्टीमेट गोल क्या है, आपको अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल जीने का आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए अपनी लाइफ के बीच में, अपने काम के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको टाइम देना चाहिए। और ये भी नहीं है कि बस आप काम करते जाओ, काम करते जाओ। फन एक्टिविटी करने के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए भी आपको समय निकालना चाहिए। बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेस ट्रिगर एंड मीट दिस चैलेंजेस हेड ऑन। अगर आप अच्छे से मैनेज करके चलोगे, ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, जो डेली का स्ट्रेस होता है आपको या चैलेंजेस होते हैं, वो सब कुछ आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमेशा दिमाग में जो ABC होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, उसे ध्यान में रखना चाहिए। ए का मतलब होता है एडवर्सिटी ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट। आपको एडवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेसफुल इवेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा, आपको बिलीफ होना चाहिए और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। अगर कोई ऐसा इवेंट आता है स्ट्रेस का, तो आपको बिलीफ होना चाहिए अपने आप के ऊपर, विश्वास होना चाहिए आपको, और आप उस वे में किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाओगे आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग आती है कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, कोई भी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो जो स्ट्रेसफुल हो सकती है, आपको पता होना चाहिए आपका क्या रिएक्शन होगा, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आपके क्या एक्शंस होने चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, कैन हेल्प यू टू। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो तो आप एक जॉयफुल लाइफ इंजॉय कर सकते हो। आप अपने सभी टास्क को फोकस कर पाओगे, उन्हें टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। आप स्ट्रेस फ्री और एक हैप्पी पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर पाओगे। आप ज़्यादा एनर्जेटिक स्पेंड करोगे, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो। उसके बाद 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप 1 आता है बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आप अंडर स्ट्रेस हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या बीमारी है तो आप उसका इलाज कैसे करोगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप अंडर स्ट्रेस हो। जब आपको पता होगा आप स्ट्रेस में हो, तभी आपके उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो आप ले पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप इज बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। लुक आउट फॉर साइन ऑफ स्ट्रेस सच एज हेडेक, स्लीपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस एक्सेट्रा। आपको स्ट्रेस के जो साइन होते हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हेडेक है, स्लीपलेसनेस है, मान लो नींद नहीं आती है आपको, सैडनेस है, हमेशा आप उदास से रहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरिंग रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती है आपको, या बहुत ज़्यादा आप नर्वस फील करते हो। इसका मतलब ये साइन है आप स्ट्रेस के अंदर हो। ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। जब हमें पता होगा, हम अवेयर होंगे अपने बारे में, तभी हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। अब ये तो था स्टेप नंबर 1, जब हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस के अंदर हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस। जब आपको पता चल जाए आप स्ट्रेस में हो, आपको वो रीज़न ढूंढने हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से आप स्ट्रेस में हो। तो फाइंड आउट द रीज़न फॉर योर स्ट्रेस। आपको वो कारण ढूंढने हैं स्ट्रेस के। इज़ इट बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम, फैमिली प्रेशर, मनी इशूज़, नॉट ईटिंग गुड फूड एक्सेट्रा। क्या ये एग्ज़ाम्स की वजह से है स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर की वजह से है, या फिर मनी की रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको, या फिर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो। क्यों है स्ट्रेस, आपको वो रीज़न पता करने हैं। उसके बाद आपने मान लो रीज़न भी पता कर लिए। स्टेप 3 क्या करना है, अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स।
उसके बाद मान लो आपको बीमारी का पता चल गया, उसके इलाज का पता चल गया, आपको अब क्या करना है, इलाज करना है। आपको रीज़न स्ट्रेस का पता चल गया, आप स्ट्रेस में हो, आपको ये भी पता चल गया कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से स्ट्रेस में हो। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। यूज़ टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज योर टाइम वेल। सबसे पहले क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट टूल का यूज़ करना है और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन। आपको जो जो इम्पोर्टेंट काम है उनके ऊपर फोकस करना है और उन्हें पूरा करना है। टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू। आपके जो क्लोज वन है उनसे अपने इश्यूज़ के बारे में बात करनी है। टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग, वॉचिंग मूवी और एनी अदर एक्टिविटी विच कैन हेल्प फील रिलैक्स। आपको अपने लिए टाइम लेना है रिलैक्स करने के लिए। एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिनको करके आपको रिलैक्स फील होता है। उसके बाद ये तो था 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। उसके बाद मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके अपने टाइम को, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। हेयर आर फ्यू सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक दी गई है। सबसे पहले आती है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए ताकि आप अपने सभी काम टाइम पे पूरे कर सको, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक है जो कि है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। जैसे अभी एक्सरसाइज सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको करनी ही चाहिए, इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो तो आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इज़ जनरली लोअर इन पीपल वो मेंटेन ए हेल्दी रूटीन। जो एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं उन लोगों में स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डूइंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प इन प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्स द बॉडी। अगर आप डेली योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। इवन टेकिंग ए वॉक और प्लेइंग इन द पार्क विल हेल्प यू गेट ए लॉट ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन विच विल हेल्प यू बिकम मोर एक्टिव। इसके अलावा अगर आप वॉक लेते हो या फिर पार्क में खेलते हो तो उससे भी क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे क्या होगा, आप और ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। ये तो था सेकंड टेक्निक। उसके बाद थर्ड है हेल्दी डाइट। हमेशा आप जो भी खाओ आपको हेल्दी खाना चाहिए। हैविंग ए हेल्दी डाइट विल ऑल्सो हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो, हेल्दी खाना खाते हो तो उससे भी आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि दाल है, रोटी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनसे आप डेली के अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हो, आप अपने वर्क को भी एफिशिएंटली पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिविटी। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। फोकसिंग ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऐड मोर स्ट्रेस। अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। इंस्टेड लर्न टू लुक एट द गुड थिंग्स एंड स्टे पॉजिटिव। नेगेटिव सोचने की बजाय हमेशा जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग अपसेट ओवर ए स्कोरिंग लेस इन ए टेस्ट, ट्राई टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लुक टू एट वेज टू इम्प्रूव द नेक्स्ट टाइम। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपका कोई टेस्ट था जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपके अच्छे स्कोर नहीं आए, तो उस पर अपसेट होने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम कैसे मेहनत करके, कैसे हार्डवर्क करके अच्छे स्कोर ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचते रहोगे मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, तो क्या करोगे आगे के लिए, ना तो आप प्लानिंग करोगे ना आप मेहनत करोगे, बस नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। इसलिए हमेशा अगर आपके कम स्कोर आते हैं तो भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और नेक्स्ट टाइम आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ नो डिलेइंग। आपको जो आपकी एकेडमिक लाइफ है उसे ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, उसमें कोई भी डिले नहीं करना चाहिए। बाय कीपिंग क्लास नोट्स ऑर्गेनाइज, फिनिशिंग इन असाइनमेंट ऑन टाइम एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल डेडलाइन, स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अगर आपके जितने भी क्लास नोट्स हैं आप उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखते हो, जितने भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा आप उन्हें टाइम पे पूरा करते हो, जितने भी डेडलाइन है, मान लो अगर आपको सैटरडे
का टाइम दिया गया है, सैटरडे तक आपको वो काम पूरा करना है। अगर आप इसे करके चलते हो, ठीक है, डेडलाइन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्लीप। वी शुड गेट ए गुड नाइट स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours सो दैट योर ब्रेन एंड बॉडी गेट्स रिचार्ज टू फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे। हमें एक हेल्दी लाइफ के लिए हमेशा 7 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, उसे रिचार्ज होने का टाइम मिल जाए, वो अच्छे से फंक्शन कर सके, नेक्स्ट डे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। लास्ट वन इज़ जो टेक्निक है स्ट्रेस मैनेज करने की, हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। Going to a relative's place such as your grandparents' house or a new place during your summer vacation can help you break from the normal routine and come back fresh. मान लो अगर आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप अपने किसी रिलेटिव के घर पे जा सकते हो, जैसे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जा सकते हो, या किसी भी नई जगह पे जा सकते हो समर वैकेशन में लिए। उससे क्या होगा, आपका जो नॉर्मल रूटीन था उससे भी आपको ब्रेक मिल जाएगा और आप और ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। ये तो था कुछ टेक्निक्स दी गई थी जिनकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप इंडिपेंडेंटली कोई काम करना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। इफ़ यू कैन बिकम ए काम एंड रिलैक्स पर्सन यू विल बी हैव टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। अगर आप काम रहते हो, शांत रहते हो, रिलैक्स पर्सन रहते हो, तो आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि कोई भी काम है वो आप किसी पे डिपेंडेंट रहने के बजाय इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। जिसका मतलब क्या है, आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे, अपने बारे में जान जाओगे, अपने आप की मॉनिटरिंग कर सकते हो, और अगर आप में कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको करेक्ट कर सकते हो, सेल्फ करेक्टिंग कर सकते हो। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप ये इनिशिएटिव ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है। आप अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय। आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी आपकी, आप कॉन्टीन्यूअसली कुछ भी सीख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। इट इज़ जनरली सेड टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 स्किल्स। इसके अंदर 3 स्किल्स आती हैं: इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस और मैनेजिंग इमोशंस। इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने खुद के इमोशंस के बारे में एबिलिटी होना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके इमोशंस क्या क्या हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ हार्नेसिंग इमोशंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को काम में लगा सको, सोचने में लगा सको, प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा सको। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग इमोशंस। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम अपने इमोशंस को जब भी ज़रूरत है वो उनको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों के साथ भी हम यही काम कर सकते हैं। नोइंग हाउ टू मैनेज वंस इमोशंस इज़ क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे किसी भी पर्सन के लिए अपने खुद को इमोशंस को जानना या फिर उनको मैनेज करना किसी भी पर्सन के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है। यू कैन मैनेज स्ट्रेस, कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड ओपन माइंडेड एंड ईजिली ओवरकम फेलियर इफ़ यू कैन कीप योर इमोशंस इन चेक। अगर आप अपने इमोशंस के बारे में जानकारी रखते हो तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, एक्टिव रह सकते हो, ओपन माइंडेड रह सकते हो, और जो भी आपकी फेलियर्स हैं आप उनसे ओवरकम कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू हैव बेटर रिलेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके जो रिलेशंस हैं आपकी फैमिली के साथ हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, एक पर्सन है रवि एंड हिज फ्रेंड शिव हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द एनुअल स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। रवि है और एक उसका फ्रेंड है शिव नाम है जिसका, वो दोनों एनुअल स्कूल डांस कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर बोथ परफॉर्मिंग सोलो, वो दोनों सोलो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन शिव वोन, लेकिन जिस दिन कॉम्पिटिशन था उस दिन शिव है जो रवि का फ्रेंड है वो जीत जाता है। रवि फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड डिजेक्टेड। रवि को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है।
He shouted at Shiv unnecessarily, cried and also did not talk to his parents for 3 to 4 hours. वो क्या करता है, शिव पे बिना ज़रूरत के चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स से 3-4 घंटे तक बात ही नहीं करता. On the contrary, if Ravi would have been emotionally intelligent, he would have accepted defeat gracefully and done better in the next competition. इसके विपरीत अगर रवि क्या होता, इमोशनली इंटेलिजेंट होता, तो वो क्या करता, वो फेलियर को ग्रेसफुली, अपनी हार को ग्रेसफुली वो एक्सेप्ट करता और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए और ज़्यादा बेटर वे से तैयारी करता. बाय डूइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इनहेंसेस योर चांसेस ऑफ सक्सेस एंड ए बैलेंस लाइफ. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो उससे क्या होगा, आपकी एक बैलेंस लाइफ रहेगी और लाइफ में सक्सेस होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे. इसलिए कभी भी मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप नहीं जीत पाते हो या आप स्कोरिंग अच्छी नहीं रहती है, तो भी आपको अपने इमोशंस को मैनेज करके रखना चाहिए इन ए गुड वे. आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए. सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस. कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मैनेज कर सकते हो. सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है. ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन. आपको अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, देखना है आपकी सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करते हो, कैसा रिएक्ट करते हो. यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव. जब आपको पता चल जाएगा तभी आप जो थिंग्स हैं, जो ऐसे इमोशंस हैं जिन पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप काम कर पाओगे. उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप इज़ रेशनलाइज. डू नॉट टेक डिसीजन अब्रप्टली, बी रेशनल इन योर थिंकिंग. कभी भी मतलब जल्दी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, तभी कोई भी डिसीजन पे आपको पहुंचना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस. डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम. अपने आप को शांत रखने के लिए, काम रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए. ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन कर सकते हो. उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड. रोल प्ले करना है आपको. सिचुएशन दी गई है, यू हैव मिस्ड योर स्कूल बस एंड यू आर गेटिंग लेट. व्हाट विल यू डू? विल यू पैनिक और कॉल फॉर हेल्प और ट्राई टू फाइंड ए वे. आपको स्कूल जाना था लेकिन आप अपनी स्कूल बस है वो मिस कर देते हो और आप लेट हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप पैनिक करोगे या फिर किसी से हेल्प मांगोगे या फिर और कोई रास्ता ढूंढोगे? आपको क्या करना है, इस सिचुएशन के ऊपर अपनी फ्रेंड के साथ रोल प्ले क्रिएट करना है. उसके बाद यू कैन सेंड वीडियो टू मी. अगर जिसकी वीडियो बेस्ट होगी आई विल अपलोड दैट ऑन माई यूट्यूब चैनल. नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट इन द नेक्स्ट क्रिकेट और बैडमिंटन मैच, सो यू गेट ए चांस टू प्ले फॉर योर स्कूल एट द नेशनल लेवल क्रिकेट और बैडमिंटन टूर्नामेंट. आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो क्रिकेट या बैडमिंटन मैच होने वाला है, आपको उसमें खेलना है, ताकि अगर आप उसमें जीत जाते हो, बेस्ट परफॉर्म करते हो, तो आपको अपने स्कूल की तरफ से नेशनल लेवल खेलने का चांस मिलेगा क्रिकेट या बैडमिंटन के लिए. यू हैव बीन इन एक्सियस वरीड और स्ट्रेस. आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है. विल यू लूज योर स्लीप वरिंग अबाउट इट और विल यू गो टू द फील्ड एंड प्रैक्टिस. क्या आप इस स्ट्रेस की वजह से नींद लेना बंद कर दोगे, सोचते रहोगे, या फिर आप फील्ड पे जाओगे और प्रैक्टिस करोगे ताकि आप जीत सको? तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर आपको रोल प्ले करना है. उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, कंप्लीट द बिलो टेबल बाय लिस्टिंग द सिचुएशन सो दैट यू कैन को स्ट्रेस एंड व्हाट विल यू डू टू अवॉइड स्ट्रेस इन सच सिचुएशन. एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है, आपको स्ट्रेस की सिचुएशंस बतानी है, कौन कौन सी स्ट्रेस की सिचुएशन आपके सामने आती हैं और उन्हें आप मैनेज करने के लिए क्या करोगे. आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का भी के बारे में लिखना है. जैसे लेफ्ट साइड में आपको लिखना है स्ट्रेस कोचिंग सिचुएशन, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें आपको स्ट्रेस हो जाता है, और राइट साइड में आपको लिखना है कि उन्हें मैनेज करने के लिए आप क्या टेक्निक अपनाओगे. नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 3. राइट एन ऐसे टू डिस्क्राइब द प्लेस एंड योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए हॉलीडे ट्रिप और समर कैंप. आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है हॉलीडे ट्रिप के बारे में या समर कैंप के बारे में. उसके बाद है हाईलाइट हाउ द ट्रिप हेल्प्ड यू डी स्ट्रेस. आपको वो स्टेप्स को पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जिन्होंने आपकी हेल्प करी अपने स्ट्रेस को दूर करने में. उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं. डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर ओन वर्ड्स.
स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, अपने वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट योर फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक एंड एलाबरेट व्हाई यू फाइंड इट द मोस्ट इफेक्टिव। आपको आपकी जो फेवरेट है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक उनके बारे में लिखना है और वो कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो बताना है। उसके बाद दिया गया हमने आज के सेशन से क्या सीखा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्फ मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद स्ट्रेस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस हमने किए, पर्सनल स्ट्रेस सिचुएशन के बारे में हमने पढ़ा और उन सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।